नमस्कार दोस्तों, एम क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसेस के बारे में। तो सबसे पहला प्रोसेस होगा हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? चलिए, आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा प्रेशर जो होता है, सिस्टम का जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कहते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और इसका एक और नाम है आइसोपिएस्टिक प्रोसेस। तो शुरू करते हैं हम इसके बारे में जानना। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैं इस नाम को अभी मिटा देता हूँ। याद रखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और आइसोपिएस्टिक। हमें क्या पता है कि P = C। इस प्रोसेस में क्या होता है? हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा मतलब चेंज इन प्रेशर इसमें जीरो होगा। तो क्या आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट और चेंज इन प्रेशर जीरो होगा हमारा। तो हमने एक बेसिक गैस इक्वेशन पढ़ी थी, PV = mRT। ये जनरल गैस इक्वेशन है हमारा। अब यहाँ m को हम मान लेंगे कि 1 kg है। तो अभी आगे जितने प्रोसेसेस पढ़ेंगे उसमें m को 1 kg मान के पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ m को 1 kg मान लिया, तो कुछ ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? PV = RT। चलिए अब देखते हैं PV = RT। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो V = R/PT। यहाँ से देखेंगे ये टर्म हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको हम कांस्टेंट रख लेते हैं। V = C मान लेते हैं या K मान लेते हैं। K मान लेते हैं, K कांस्टेंट, तो T। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? V = T। तो यही हमारा क्या होता था? चार्ल्स लॉ होता था। चार्ल्स लॉ क्या होता था? चार्ल्स लॉ में हमारा वॉल्यूम जो होता था टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता था। कब? जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो। तो यही हमारा क्या है? चार्ल्स लॉ। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये चार्ल्स लॉ फॉलो करता है। अब यहाँ से देखेंगे, मान लेते हैं किसी कंडीशन में V1 पे हमारा T1 था, तो V1 = K T1। और किसी, मान लेते हैं इक्वेशन 1 इसको, और किसी कंडीशन में V2 = K T2 है। मतलब V2 पे T2 टेम्परेचर पे हमारा V2 वॉल्यूम है। तो इस तरह से दो कंडीशन मान लिया। अब हमने क्या किया? 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। तो V1 या 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो V2/V1 = T2/T1। तो ये हमको एक इस प्रोसेस का फॉर्मूला मिल गया। तो V2/V1 = T2/T1। ये कुछ भी नहीं, सीधे सीधे हमारा चार्ल्स लॉ है। तो अगर आइसोबैरिक प्रोसेस की बात की जाए तो किस लॉ को फॉलो करता है? चार्ल्स लॉ को। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे? इसके कर्व्स बनाएंगे, जैसे PV कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व, और प्रेशर टेम्परेचर कर्व, वॉल्यूम टेम्परेचर कर्व, ये सब कर्व्स हम बनाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग PV कर्व से, प्रेशर वॉल्यूम कर्व से। अब देखिए, पहले कर्व बनाने के लिए हमें बेसिक मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। अगर हम इस पर कोई हमारी लाइन ड्रॉ है, उसका स्लोप निकालना होता था, हम क्या करते थे? dy/dx। तो यही हमारा स्लोप होता था, जिसे m से शो करते थे। यही थीटा, tan थीटा = क्या? m होता था हमारा। तो या कह सकते हैं tan थीटा = dy/dx। तो मान लेते हैं कि ऐसे ही कुछ ग्राफ हम बनाएंगे, तो ये हमारी बेसिक मैथमेटिक्स यूज होगी। चलिए अब आगे हम PV कर्व बनाते हैं। देखेंगे जब हम प्रेशर वॉल्यूम कर्व बनाएंगे, यहाँ ये हमारा P और V, मतलब ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम एक्सिस है। इस पे अगर हम कर्व बनाते हैं तो हमारा स्लोप क्या होगा?
डी पी अपॉन डी वी। तो यहाँ से देखेंगे तो इस प्रोसेस में हमारा डी पी क्या होता है, ज़ीरो होता है। मतलब यहाँ पे हमारा स्लोप पे ये ज़ीरो हो गया, जीरो अपॉन वी। तो यहाँ अगर देखें हम तो यहाँ से हमको मिलेगा ज़ीरो को अगर इसको करेंगे तो स्लोप हमारा क्या मिल गया, ज़ीरो मिल गया। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। तो इसमें थीटा स्लोप क्या मिला हमारा, 0 डिग्री। और कितना एंगल बनेगा स्लोप में, इसके कर्व के स्लोप में कितना एंगल होगा, 0 डिग्री का। तो मतलब ये हमारी प्रेशर कांस्टेंट लाइन, यहाँ स्लोप हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री। मान लेते हैं ये यहाँ क्या है, P कांस्टेंट है। ये V1 पे भी उतना ही था, V2 पे भी प्रेशर उतना ही था। तो यहाँ से हमको PV कर्व बनाना हम लोग सीख गए। अगला है हमारा प्रेशर और टेम्परेचर कर्व। अगला है हमारा PT कर्व। सिंपल सा वही प्रोसेस, ये हमारा P, ये V। यहाँ से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमारा स्लोप होगा dP अपॉन dt। तो यहाँ से dP 0 है तो क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा क्या होगा, 0। मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ से थीटा हमारा क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ अगर सॉरी ये टी कर्व है, VT कर्व। तो यहाँ से हम स्लोप बनाएं तो हमको सीधे मिलेगा यही फिर से पुराना कर्व ही। तो ये T1, ये T2। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात समझ में आएगी स्लोप कैसे बनेगा। अब हम एक और आखिरी कर्व इस प्रोसेस का बना लेते हैं, VT कर्व। अब कौन सा कर्व होगा हमारा, VT कर्व। क्या है, VT मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर कर्व। तो यहाँ अगर हम इस स्लोप की बात करें तो हमारा स्लोप क्या होगा, dV अपॉन dt। यहाँ हमारा dV तो 0 है नहीं, तो यहाँ से हमको कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, या ऐसे कर लेते हैं ये हमारा स्लोप होगा इस तरह से, ये तो स्लोप हो गया। अच्छा, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी V इज इक्वल टू KT। इससे पहले मैंने आपको इक्वेशन बताई थी V इज इक्वल टू KT। तो यहाँ अगर इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें, dV इज इक्वल टू K हमारा कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, तो dV इज इक्वल टू K dt। तो यहाँ से अगर हम K की वैल्यू निकालें या dV अपॉन dt करें तो इसकी वैल्यू K आ गई, जो कि कुछ हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब dV अपॉन dt क्या आ गया हमारा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है हमारा स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट बनेगा। जब भी हमारा इस टाइप का कुछ आ जाता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो स्लोप हमेशा क्या बनता है, कांस्टेंट बनता है। मतलब कि अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, या वॉल्यूम घटाते हैं तो टेम्परेचर हमारा घटेगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सीन होगा यहाँ पे। तो एक हम कर्व बनाते हैं, कैसे, स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको, स्ट्रेट लाइन ऐसे मिलेगी। तो कुछ पॉजिटिव है तो कुछ थीटा एंगल पे हमको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये हम मान लेते हैं एक ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट। तो ये हमारा क्या है, T1 कब, जब ये V1 था, तो T2 पे क्या होगा, ये V2। तो यहाँ से हमको एक स्लोप मिल गया। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, जब ये वैल्यू आ जाए हमारी तो कर्व इस टाइप का होगा कि V बढ़े तो T भी बढ़े, या V के घटने से T भी
घटे। तो याद रखेंगे हमेशा कि अगर पॉजिटिव कर्व हमारे पॉजिटिव मिलेगी अगर स्लोप की वैल्यू, तो हम कर्व किस तरह का होगा कि ऐसा कर्व होगा जिसमें v बढ़ाएं तो t भी बढ़े, या v घटाएं तो t घटे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आइसोबैरिक प्रोसेस आपको समझ में आएगा। अगर ये बातें आपको समझ में आ रही हैं तो ये आगे के लिए आपको हेल्पफुल है। जब वर्क डन पढ़ेंगे प्रोसेसेस पे, तो अब से सारे प्रोसेसेस ही हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये बातें जानना एकदम बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान से आप देखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, हमारा अगला प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस, या इसी को कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम है आइसोमेट्रिक प्रोसेस, और इसका एक और नाम है जिसका नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, सिस्टम का जो वॉल्यूम होगा कांस्टेंट होगा। तो हमने फिर से वही करना है, PV इज इक्वल टू RT, यहाँ M 1 kg पहले बता चुका हूँ, यहाँ M 1 kg ले लेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ से V इज इक्वल टू R अपॉन P इज इक्वल टू R अपॉन V, और ये हमारा क्या होता है कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट, यहाँ V भी कांस्टेंट है। तो P इज इक्वल टू आएगा हमारा KT। तो ये हमें मिला। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि प्रेशर जो है प्रोपोर्शनल किसके है, T के। तो यही क्या होता है गेल-लुशेक लॉ। मैं पढ़ा चुका हूँ इसे पिछले लेक्चर्स में, गैसियस लॉ पढ़ा चुका हूँ। तो वहीं से आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाके वो पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से आप जाके आसानी से देख लेंगे। तो गेल-लुशेक लॉ, तो अब हमें पता चल गया कि P प्रोपोर्शनल T होगा। मतलब ये क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस किस पे बेस्ड है, हमारा गेल-लुशेक लॉ पे। अब आते हैं, देखते हैं, अगर हमारा प्रेशर P1 है किसी कंडीशन में, तो टेम्परेचर T1 होगा। तो मान लेते हैं इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। अगर हमारा प्रेशर P2 है तो K T2 हो जाएगा दूसरे कंडीशन में। तो अब हम इसको डिवाइड कर दें, अगर 2 को डिवाइड कर दें 1 से, तो क्या मिलेगा P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो यहाँ से एक हमें फॉर्मूला मिल गया किसका, आइसोकोरिक प्रोसेस का। अब हम इसके आगे या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है ग्राफ। अब इसके ग्राफ्स बनाने की कोशिश करेंगे जैसे पिछले टॉपिक में बनाया है। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। आगे देखेंगे, सबसे पहला ग्राफ हम बनाएंगे प्रेशर वॉल्यूम कर्व। सबसे पहला कर्व क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम कर्व होगा हमारा। चलिए देखेंगे, ये हमारी प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम की एक्सिस है। सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप हम M से शो करते हैं। स्लोप इसमें क्या होगा, dP अपॉन dV। तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करें तो dV हमारा क्या है 0, dP अपॉन 0। तो यहाँ से अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा, हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब M जो है हमारा स्लोप है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ से अगर थीटा अगर हम फाइंड करें तो tan इन्फिनिटी किस पे आता है, 90 डिग्री पे। तो थीटा हमारा क्या मिल गया, 90 डिग्री। तो जो हमारा स्लोप बनेगा वो एक्स एक्सिस के 90 डिग्री होगा कुछ। तो कुछ ऐसे हमारा एक्स एक्सिस के 90 डिग्री पे स्लोप मिलेगा। अब हम देखेंगे तो यहाँ, तो ये हमारा क्या है, कुछ ये P1 हो गया और ये P2 हो गया, ये हमारा P1, ये P2। तो यहाँ हमारा वॉल्यूम V है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेट पे था, ये दूसरे स्टेट पे है। तो हमको कोई कैसी लाइन मिल गई, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, वो भी एक्स एक्सिस के 90 डिग्री पे। अगर ऐसे ही हम बात करें
अगर अगले कर्व की बात करें, अगर पीटी कर्व, अगला कर्व क्या होता है हमारा? पीटी कर्व, प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व। चलिए देखते हैं पीटी कर्व। तो हमने बना दिया पी और टी। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। P इज इक्वल टू हमारा क्या आया था? के टी। तो यहाँ अगर देखें तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी पी इज इक्वल टू के डी टी। तो अगर स्लोप निकालना है तो यहाँ डी पी अपॉन डी टी, इधर ट्रांसफ़र कर लिया इसको तो क्या आ गया? के। जैसे पिछले प्रोसेस में मैंने बताया, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा? हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा कि, या कर्व ऐसा बनेगा कि अगर हम P बढ़ाएं तो T बढ़े, या P को घटाएं तो T घटे। तो कुछ इस प्रकार का, मतलब कुछ ऐसे हमारा ग्राफ मिलेगा, कुछ इस प्रकार का V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ मिल जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ में आई। अब अगला कर्व पे बढ़ते हैं हम, जिसका नाम है VT कर्व, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर कर्व, वॉल्यूम और टेम्परेचर कर्व। तो फिर से वही काम करेंगे, ग्राफ बनाएंगे VT। तो यहाँ से अगर हम देखें तो स्लोप हमारा क्या होगा VT का? स्लोप क्या होगा? M से शो करते हैं dV अपॉन dt। तो यहाँ dV क्या होगा? अगर देखें वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ dV क्या होगा? 0 अपॉन dt। तो यहाँ से अगर देखें तो स्लोप हमारा आ गया 0। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? अगर 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा? 0 डिग्री। तो यहाँ से ग्राफ का स्लोप पता चल गया। तो हमारा अगर VT कर्व ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से 0 डिग्री पे एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन होगी। तो ये हमारा क्या है? T1, ये T2। तो उम्मीद कर रहा हूँ आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस समझ में आया। अब अगले प्रोसेस पे हम बढ़ेंगे, जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइए अब देखेंगे हम आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए देखते हैं क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें क्या होगा? हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो। मैंने लिख दिया डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब टेम्परेचर जो होगा कांस्टेंट होगा। मतलब क्या हुआ? चेंज इन टेम्परेचर 0। चलिए, तो इतना आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं सीधे इसके कर्व बनाने की कोशिश करते हैं, या सबसे पहले इसका कुछ फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, किस लॉ पे बेस्ड है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ से देखें PV इज इक्वल टू RT। तो यहाँ देखें तो ये हमारा T कांस्टेंट है, R तो पहले से कांस्टेंट होता ही है, मतलब ये पूरा टर्म ही हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो PV इज इक्वल टू C, मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो P इज इक्वल टू C अपॉन V। तो यहाँ अगर देखेंगे तो हमारा क्या मिला? P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यही हमारा क्या होता था? बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। तो अगर हम इसको देखें एक कंडीशन में, अगर P1 पे हमारा कितना वॉल्यूम है? V1 है, तो क्या होगा? C अपॉन V1। अगर दूसरे कंडीशन में मान लेते हैं इक्वेशन 1, अगर किसी अदर कंडीशन में P2 जब है, प्रेशर P2 है, उसमें कितना हमारा वॉल्यूम? V2 है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें 2 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो ये हमारा फॉर्मूला मिल गया, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो चलिए अब इसके हम ग्राफ्स पे बढ़ते हैं। ग्राफ में देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा। चलिए देखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे PV कर्व। PV कर्व देखते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता था। ये प्रेशर
इधर हमारा वॉल्यूम। चलिए अच्छा, हमको क्या मिला था, पी वी इज इक्वल टू सी। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, वी डी सी। देखिए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो इधर जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है, अगर मल्टीप्लाई होता है डिफ्रेंशिएशन में तो एक टर्म को छोड़ेंगे दूसरे का डिफ्रेंशिएट, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे फिर पहले का डिफ्रेंशिएट, मतलब p को छोड़ा तो dv प्लस v को छोड़ा तो dp। तो यहाँ से हमको ये मिला। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ऐसे कुछ v dp इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो क्या मिलेगा, माइनस p dv। तो यहाँ से अगर हम इसको स्लोप निकालना है तो स्लोप हमारा क्या होगा, dp अपॉन dv। तो dp अपॉन dv कर लें यहाँ से, तो dp अपॉन dv करा जाए तो क्या होगा, माइनस p अपॉन v। तो ये हमारा क्या नेगेटिव में आ गया। यहाँ हम देखेंगे तो ये स्लोप हमारा क्या आ गया, नेगेटिव में। यही तो हमारा स्लोप है, तो स्लोप हमारा आ गया नेगेटिव में। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर स्लोप नेगेटिव में है तो जो p और v हमेशा क्या होंगे, अपोजिट नेचर के होंगे। अगर p बढ़ाएंगे तो v घटेगा, या v बढ़ाएंगे तो p घटेगा। तो ये हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होंगे। अब देखिए जो हमारा पीवी कर्व बनेगा आइसोथर्मल का, वो नेगेटिव कर्व बनेगा, जो कुछ इस प्रकार बनेगा हमारा। मान लेते हैं कुछ ऐसे, ये हमारा P1 है, ये P2 है, ये V1 है, ये V2 है। V1 पे हमारा P1, V2 पे P2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से कर्व बनेगा। अब जान लेते हैं कि क्यों इसी तरह का कर्व बनेगा। ऐसे भी तो बन सकता था अपोजिट इसके, पर ऐसे ही क्यों बनेगा, अब इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ अभी और देखते हैं कि क्यों इसी प्रकार का कर्व हमारा बना है। अब इससे तो ये पता चल गया कि P और V इसमें क्या है, हमेशा ही चेंज होते रहेंगे। इस प्रकार से हमको एक हाइपरबोला मिल रहा है। तो यहाँ हम कर्व बना लिया इस तरह से, लेकिन ऐसे भी तो कर्व इसका बनाया जा सकता था। मान लेते हैं कि कुछ कर्व इस प्रकार का भी तो हो सकता था, क्यों नहीं इस प्रकार का कर्व हुआ वो देखेंगे। अभी देखते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा प्रोसेस A है। चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, एक नया सिरे से कर्व बनाता हूँ। चलिए मैंने एक ये कर्व बनाया है, देखेंगे कुछ ये A हो गया हमारा, ये B हो गया। अब देखिए इसी फिगर में इन कर्व A, अब A में देखेंगे तो हमारा जो P और V है, एक समय ऐसा भी आएगा ये कुछ यहाँ पे, ये कुछ यहाँ पे ऐसे। अगर इसको और आगे बढ़ाया जाए तो मे भी हो सकता है कि कुछ कहीं यहाँ पे कट कर दे। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर और वॉल्यूम कभी ना कभी जीरो हो सकता है। यहाँ देखें तो हमारा प्रेशर जीरो हो गया, हमारा ये वॉल्यूम जीरो हो गया। तो किसी ऐसे कंडीशन पे प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। यहाँ कुछ हमारा वॉल्यूम की वैल्यू है पर प्रेशर हमारा जीरो हो गया, यहाँ कुछ हमारा प्रेशर की वैल्यू है पर वॉल्यूम यहाँ जीरो हो गया। तो ये तभी हो सकता है, प्रेशर और वॉल्यूम जीरो तभी हो सकता है जब अब्सोल्यूट कंडीशन हो, लेकिन अब्सोल्यूट कंडीशन यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कर्व हमारा हो ही नहीं सकता। प्रेशर और हमारा वॉल्यूम का वैल्यू जीरो हमेशा ही एब्सोल्यूट कंडीशन पे होता है, इसलिए ये वाला कर्व, एक कर्व हमारा पॉसिबल नहीं है, एक कर्व जो है पॉसिबल नहीं है। तो अब देखेंगे अगर बी कर्व की बात करें तो ये कहीं भी जीरो पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको मानेंगे कि यही कर्व हमारा पॉसिबल है और इसी प्रकार का कर्व हमारा पीवी कर्व बनेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब देखिए, अब कर्व कुछ इस प्रकार का बनता है हमारा इसमें।
कुछ इस प्रकार का कर्व हमारा बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपरबोलिक प्रोसेस। इसमें एक हाइपरबोला मिल रहा है, या कर्व जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल रहा है, तो इसको हम बोलें तो क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से भी जानते हैं। या अगर देखें इसका PV = C आता है, तो इसी को हम जानते हैं, PV = C इसमें फॉर्मूला मिलता है, तो इसी को हम जानते हैं कि यही हाइपरबोलिक प्रोसेस है। एक और कंडीशन आप नोट कर लेंगे, मैथमेटिकली जो आइसोथर्मल प्रोसेस है हाइपरबोलिक प्रोसेस के इक्वल होता है। मैथमेटिकली लिखेंगे क्या, मैथमेटिकली आइसोथर्मल प्रोसेस इज isothermal and hyperbolic are सेम। तो इसी वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या हाइपरबोलिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं। चलिए अब PV कर्व की बात हो गई, और हम PT कर्व की बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अब हमारा क्या है, PT कर्व। तो हम बनाते हैं डायग्राम P और ये टेम्परेचर का, प्रेशर और टेम्परेचर कर्व। तो यहाँ से हमको क्या मिला था, अगर हम स्लोप की बात करें तो dP/dt, तो यहाँ हमारा dt क्या है, 0। तो यहाँ से अगर हम देखें dP/dt क्या है, 0, तो ये हमारा क्या मिला, इन्फिनिटी। तो tan थीटा जो होगा इन्फिनिटी, मतलब कि थीटा हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ अगर थीटा 90 डिग्री मिला तो मेरा कर्व क्या होगा, एक्स एक्सिस के कुछ 90 पे होगा। यहाँ क्या होगा, हमारा t जो होगा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ ये हमारा P1 पे, ये P2 वैल्यू पे, तो t हमारा क्या है, कांस्टेंट है। स्टेट 1 था, ये स्टेट 2 है। तो अगर अगले कर्व की बात की जाए, अगर PV कर्व हो गया, अब VT कर्व, अब अगला है हमारा VT कर्व। तो VT कर्व की बात की जाए तो यहाँ से हम बनाएंगे V, ये हमारा T। तो अगर यहाँ देखें इसकी स्लोप की बात की जाए तो dV/dt। तो यहाँ से अगर हम देखें तो dV/0, तो ये भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ भी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर इसकी भी थीटा की वैल्यू 90 मिली तो इसका भी कर्व कुछ यूँ ही बनेगा। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, t कांस्टेंट, t = कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा 1, ये 2, तो V1, ये V2। तो आपने अभी तक पढ़ा, हम 3 प्रोसेसेस इस लेक्चर में आपने पढ़ लिया। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस और पॉलीटॉपिक प्रोसेस के बारे में। ये लेक्चर अभी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।